एक बार देख लो, आवाज आ गई? जल्दी से बता दो बेटा एक बार फटाफट से मुझे। स्टार्ट करें हम लोग। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? एक बार चेक कर लो, आवाज आ रही है? आपको दिख रहा है लेक्चर एकदम प्रॉपर्ली? हाँ, एक बार चेक कर लो, स्टार्ट करेंगे। अब मैंने क्या क्या दे दिया था आपको? एनसीईआरटी सॉल्यूशन दे दिया, मतलब एनसीईआरटी की रिकॉर्डिंग दे दी आपको कि जिसमें मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था, उसका पार्ट 2 भी आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है, दो चीज हो गई। उसके बाद बेटा, हाँ, एनसीईआरटी का सब लोग देख लेना बेटा, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग वाला जो पार्ट है एक बार देख लेना। उसके बाद मैंने आपको डीपीपी सॉल्यूशन खुद ही सॉल्व करके दिया है, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना? वो भी आ गया आपको। ठीक है, राम राम भाई, सबको राम राम, है ना? राम राम कर रहे हैं कुछ तो मेरे को। ठीक है, करें स्टार्ट? बता दो जल्दी से। ऑल गुड, है ना? चलें करते हैं स्टार्ट। ठीक है। हाँ, एक चीज आपको देनी है, मैंने उसके सेल साइकिल के नोट्स दे दिए थे। सेल साइकिल के क्वेश्चन देने जो आप संडे टेस्ट के बाद बनाएंगे। मैं पहले बता रहा हूं, संडे टेस्ट के बाद आप सेल साइकिल के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। हाँ भैया, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, दोनों राम राम, अस्सलाम वालेकुम, तो सब कर रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे। हाँ ठीक है, चलिए देखिए हमने क्या पढ़ा था, बात कर लेते हैं। एक बार चैट अपनी थोड़ा धीमी कर लिया, इतनी बात करते हो तुम लोग। हाँ ठीक, चलें। हाँ बहुत ही बढ़िया। माइक आवाज आ रही है मेरे को लग रहा है ना? चलो ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। हाँ हाँ ठीक है, चलिए स्टार्ट करने वाले। अब हम एक बार बता देते हैं आपको कहां तक पहुंच गए बेटा। असल में क्या है, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि सारी चीजें आप नहीं सीख रहे होते हो। तो अभी भी जिन बच्चों को थोड़ा सा लग रहा है, एक बार टाइम लेके थोड़ा सा एक बार फिर देख सकते हो, तो देख लो चीजों को और एक बार रिलेट करो। मैं देखता हूं एक सोल्यूशन और निकालने वाला हूं आपको और बेटर और समझाने के लिए। देखते हैं कुछ नया करते हैं आपके लिए, है ना? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कहां पढ़ा था? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़े थे। मैंने आपको जीन इंटरेक्शन पढ़ाया था, तो यहां तक आप मेंडल के लॉ वगैरह पढ़ चुके हैं। मैं जीन इंटरेक्शन का टॉपिक पढ़ा रहा था। जीन इंटरेक्शन में मैंने आपको एक जीन इंटरेक्शन और दो जीन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ाना है। उसके बाद हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और लिंकेज की बात करने वाले हैं। तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज की। भाई हमने कहा था चैप्टर 3 पार्ट में, पार्ट 1 हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। पार्ट सेकंड में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और लिंकेज जैसे टॉपिक है, तो उनको भी समझना है। क्लियर है? तो चलिए, आवाज आ रही है सबको? बस यार कितना लिख रहे हो, है ना? फिर शुरू हो गया एकदम। लाइव डाउट सेशन तुम्हारा तो नहीं ले सकते बेटा, तुम लोग इतनी चैट करते हो। लाइव डाउट सेशन कैसे लेंगे बताओ? खुद से सोचो, क्या पूछ पाओगे उसमें, है ना? हाँ ठीक है, चलिए क्लियर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमने जीन इंटरेक्शन पढ़ना था, मैं एक बार जरा पुराना हल्का सा रिवाइज करके एकदम चैट रोक दो और इसको स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोगों ने क्या बात करनी है भाई यहाँ पे। आज का गोल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को खत्म करेंगे और जीन इंटरेक्शन पढ़ेंगे और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे बात करेंगे। तो आज का गोल, आज का लक्ष्य, जैसे कि बैच का नाम है ना, उस पे रखते हैं हम लोग। चलिए, ये मैंने कुछ ड्राइंग बनाई आपके लिए फिर से। तो जीन इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं याद करेंगे। जीन इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था जीन इंटरेक्शन में जीन इंटरेक्ट नहीं करती, उससे बनी हुई प्रोटीन इंटरेक्ट करती है, क्योंकि जीन तो न्यूक्लियस में रहती है, प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनती है। तो जीन इंटरेक्शन में हमारे पास प्रोटीन इंटरेक्ट करती है। ये प्रोटीन और ये प्रोटीन, आप देखो ध्यान से बेटा, ये दोनों प्रोटीन और ये दोनों प्रोटीन हमारे पास क्या है? इंटरेक्ट करती है। तो हमने कहा जीन इंटरेक्शन में प्रोटीन इंटरेक्ट करती है। हमने दो टाइप का जीन इंटरेक्शन पढ़ा था। एक पढ़ा था वन जीन लोकाई का, एक जीन लोकाई का पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था डोमिनेंस जो है उसकी फिनोटिपिक रेशियो जो है वो 3:1 आती है F2 में, और वो मेंडल के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जीन इसको मास्क कर देगी या ये जीन इसको मास्क कर दे, छुपा दे, तो उसे हम डोमिनेंस कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंस बोलते हैं। अगर ये जीन इसे दिखने ना दे तो डोमिनेंस है। मतलब ये वो एंजाइम बनाए जो काम कर जाए और ये कोई एंजाइम ना बनाए, तो ये डोमिनेंस कहलाता है। इनकंप्लीट डोमिनेंस का मतलब दोनों में से कोई भी कंप्लीटली ना दिखे, F1 जो होगा वो इंटरमीडिएट होगा। और को डोमिनेंस का मतलब F1 में दोनों दिखे। प्लियोट्रॉपी का मतलब एक से ज्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट, एक से ज्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट एक जीन का। इसके एग्जांपल क्या थे? PKU था, है ना, याद करो, और स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस। मल्टीपल एलील जो मेरे पास है बेटा, मल्टीपल एलील का मतलब हमारे पास बहुत सारी एलील है पॉपुलेशन में, और मैंने क्या बोला था? जो सबसे पहले एलील आती है उसको क्या बोलते हैं? वाइल्ड टाइप। उसकी म्यूटेशन से म्यूटेंट बनती है। तो ये हमने एक जीन इंटरेक्शन, एक जीन लोकाई की इंटरेक्शन की बात की थी। यदि आपके दिमाग में इतनी बातें बैठ गई हैं तो इट इज मोर देन इनफ टू, जो मैंने रिपीट करी, इट इज मोर देन इनफ टू सॉल्व क्वेश्चन, है ना? आगे चलते हैं, चलिए आगे की कहानी देखते हैं। हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं डोमिनेंस के 3:1 फिनोटिपिक रेशियो, कोडोमिनेंस ब्लड ग्रुप, है ना, एबी वाला सिकल सेल एनीमिया, इनकंप्लीट डोमिनेंस मिराबिलिस एंटीरिनम मेजस, प्लियोट्रॉपी, PKU और स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस की जीन। उसके बाद मल्टीपल एलील में ब्लड ग्रुप आ जाएगा और ड्रोसोफिला का आंख का रंग आ जाएगा। ड्रोसोफिला बेटा क्या है? फ्रूट फ्लाई को कहते हैं। उसमें टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 8। ठीक है, लिथल जीन जो होती है उसमें डेथ हो जाती है, तो ऐसा बहुत ज्यादा पूछता नहीं, तो नहीं करना हमने लिथल। चलिए आगे चलते हैं। फिर आ जाते हैं हम जीन इंटरेक्शन इसमें, जिसमें दो जीन लोकाई है, दो जीन लोकाई वाले में, है ना? यहां तक अगर आपको क्लियर है तो एक बहुत अच्छा पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं जीन इंटरेक्शन इन टू जीन लोकाई वाले में, टू जीन लोकाई वाले में। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास ये क्रोमोसोम है, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। देखो ये कैपिटल ए इधर है, यहां स्मॉल है, यहां कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये दो अलग अलग क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट है, और हम इन्हें कह रहे हैं दो जीन लोकाई है। लोकाई का मतलब दो अलग अलग लोकेशन है, इनसे अलग प्रोटीन बन रही है, इनसे अलग प्रोटीन बन रही है। अगर ये प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट करें तो इसे हम कहेंगे इंटरेक्शन बिटवीन टू जीन लोकाई। सबसे पहले टाइप का इंटरेक्शन होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये होता है कि मेरे पास इसकी सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करती। जब गैमेट बनाते हैं या ये मियोसिस करते हैं, जब ये अर्धसूत्री विभाजन करते हैं जिसे मियोसिस कहते हैं, तो जब ये मियोसिस करते हैं गैमेट बनाते वक्त या वैसे भी मियोसिस कर रहे हैं, तो मियोसिस करते समय एक क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन दूसरे पे सेग्रीगेशन के डिपेंड नहीं करती। मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए का अलग होना, कैपिटल बी स्मॉल बी के अलग होने पे डिपेंड नहीं करता, जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर, मेरे साथ दिमाग में अपने बोलेंगे, याद हो जाएगा। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर इज इंडिपेंडेंट टू सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर। एक पेयर का सेग्रीगेशन दूसरे पेयर के सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये सेग्रीगेशन कब होता है? आप याद करो, मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में। क्लियर है? और अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन बनने का मतलब कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी और कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी जा सकता है। उसके बाद हमने कहा कि मेरे पास कुछ और इंटरेक्शंस हैं जिनकी रेशियो वो नहीं आती जो हम चाहते हैं। मतलब हम क्या चाहते हैं? 9:3:3:1। जो 9:3:3:1 की फिनोटिपिक रेशियो है वो डायहाइब्रिड क्रॉस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से आती है। रिपीट करूं, याद करो अभी से, जो 9:3:3:1 की रेशियो है वो मेरे पास डायहाइब्रिड क्रॉस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से आती है। अब हमने कहा कि क्या कोई ऐसे इंटरेक्शंस हैं जो मेरे पास मेंडल के अलग जाते हैं, मेंडल के काम के अगेंस्ट जाते हैं या उससे मैच नहीं खाते, तो उसमें सबसे पहला हम बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दिस इज ओनली व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी में है नहीं, है ना? ये एनसीईआरटी में है नहीं, तो मैं इनको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। इनकेस आपको अगर ये नहीं आते हैं तो आप इन्हें छोड़ सकते हो। क्या करना है? इनकी रेशियो याद करनी है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की F2 में जो रेशियो है वो 9:3:1 है, लेकिन अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखोगे तो वहां पर ये रेशियो नहीं आएगी, इनमें भी नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को बढ़िया से समझना है। बाकी के चारों का
आपने सिर्फ एग्जांपल और रेशियो याद कर लेना है। क्लियर? और जो बच्चे नहीं मानेंगे बात कि नहीं सर समझाई तो मैं समझाऊंगा, लेकिन यदि ना समझ आए तो इन बातों को आप याद करके भी आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने कई बार बात बोली भी है आपको कि फोर्स अगर सही जगह लगेगी तभी कार्य होगा बेटा, ऐसा ध्यान रखें। ये फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बायो में भी बात है। यदि हम इस पर बहुत फोर्स लगाएंगे तो नंबर आने वाला कार्य एग्जाम में नहीं होगा, वो सिर्फ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगा। इनके सिर्फ एग्जांपल और रेशियो आती है। 2015 के पेपर में इस एपिस्टैटिक्स से एक क्वेश्चन आया था, प्रीवियस बहुत क्वेश्चन नहीं आते, तो यहां पर आएगा। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? तो यहां तक ठीक है, तो हम एक बार पॉलीजेनिक को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देव ब्रिजवल पूछ लो भाई, ठीक है आगे चले। यहां तक ठीक है बेटा? या प्लीज चैट नहीं किया करो, मतलब जो नहीं भी पढ़ना चाहते हैं क्या चेक करना है ना, ऐसा थोड़ी है सबको पढ़ना है। यहां तक ठीक है ना? आगे चलते हैं। बोर्ड के लिए भी पढ़ा रहा हूं बेटा, दोनों पढ़ा रहा हूं, ऐसा थोड़ी सिर्फ नीट के लिए पढ़ा रहा हूं, बोर्ड के लिए भी तो है ये। एनसीईआरटी करा रहा हूं ना सबके साथ, क्यों परेशान हो रहे हो इतना? ठीक है ना यहां तक? हाँ चलिए आगे की बात करते हैं बेटा। बच्चे बोर्ड के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है जो नीट में नहीं आ रहा है? कुछ अगर स्टेट एग्जाम में आता होगा तो आपको मैं करा रहा हूं। ठीक है चलिए, क्या लिखा है? लेट्स स्टार्ट। बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं और हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं ना, इसको आगे बढ़ते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था बेटा, बहुत फोकस करना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, बहुत अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो मैं आप चाहता हूं कि आप एक चैट नाम की प्रक्रिया पे मतलब पूर्ण विराम लगाएं, फुल स्टॉप लगाएं और आगे की बात सुने मेरी, है ना? ठीक है चलिए, बहुत ही अच्छा। ठीक है, हाँ मेरी बात मानेंगे कुछ बच्चे और उस चीज को समझेंगे ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए आपको मैंने जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ाया था उसका बेसिक क्या था समझना ध्यान से। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की बात करी थी। ध्यान से सुनना, मैं रिपीट करूंगा। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस का क्या मतलब बताया था, याद करो। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस का मीनिंग ये बताया था कि अगर आपके पास नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पे मैटर नहीं करता, एक डोमिनेंट होगी जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हो या कैपिटल टी हो, ट्रेट वही रहेगा, फिनोटाइप नहीं बदलेगा। उसे हमने क्या बोला था? हमने कहा था कि भाई वो चेंज नहीं होता। फिर मैंने कहा आपको कि ठीक है एक और चीज बता देते हैं आपको। हमने कहा कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी हो तो फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, एक ही चीज आती है, दैट इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील का फर्क पड़ता है। जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील होती जाती है उतना कंट्रीब्यूटिव इफेक्ट आता चला जाता है, मतलब उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता चला जाता है। जैसा कि हम पढ़ते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मीनिंग ये होता है कि एक से ज्यादा जीन लोकाई एक ही काम के लिए है, मतलब एक ही काम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे जितनी ज्यादा जीन लोकाई ऐड होती जाएंगी उतना ज्यादा ट्रेट ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा यहां 3 जीन लोकाई हैं, तो कितनी डोमिनेंट एलील हो सकती है? 6। तो 6 की 6 अगर मेलानिन बना देंगे तो बहुत ही डार्क कलर आ जाएगा। तो हम आपको यहां पर यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज्यादा जीन लोकाई होंगे और जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगी उतना कैरेक्टर ऐड ऑन होता चला जाएगा। ऐसा कभी क्वालिटेटिव ट्रेट में नहीं होता। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट वेयर more than one gene loci involved and each dominant allele can contribute in phenotype। मैं रिपीट कर रहा हूं, each dominant allele can contribute in phenotype। each dominant, हर एक dominant allele अपना कंट्रीब्यूशन देती है, अपना कोई ना कोई सहयोग देती है, किसमें? उसके किसमें? फिनोटाइप में। तो जितनी ज्यादा मेरे पास क्या आ जाएंगी? डोमिनेंट एलील आएंगी, उतना ज्यादा मेरे पास फिनोटाइप आ जाएगा। ये चीज आपको लास्ट क्लास में मैंने थोड़ी सी समझाई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था देख लो भाई स्किन कलर का इसको एग्जांपल बताया था। और एक चीज मैंने और बोली थी बेटा, जैसे कि मेंडल बात कर रहे थे, हमारे मेंडल बाजी बात कर रहे थे, उन्होंने ये बोला था कैरेक्टर दो ही तरीके से दिखते हैं, या तो टॉल या डॉर्फ। उन्होंने कोई बीच की बात नहीं करी कि थोड़ा स्मॉल हो जाएगा, ऐसा नहीं। पर नेचर में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनमें रेंज होती है। वो मैक्सिमम जो वैसे कैरेक्टर होंगे वो एक से ज्यादा जीन लोकाई से कंट्रीब्यूट होते हैं, जैसा हमने स्किन कलर पे बात की थी। तो थोड़ा सा इस चीज को और समझते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाते हैं। तो जरा एक बार पॉलीजेनिक को देखते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे। हाँ बेटा मैंने पेज सीरीज में कुछ पॉइंट्स नहीं पढ़ाए हैं जो नोट्स में है 2, पर वो उतना आता भी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि पहले आप वो कंप्लीट करो जो पेज सीरीज में मैंने पढ़ाया था, उसको कर लो बेटा एक बार। अगर आप देखो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, पिछले 5, 7, 10 साल के बन जाएंगे क्वेश्चन आपके। तो हम ये कहते हैं बेटा शुरुआत करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप परफेक्शन करो, पहले शुरुआत करो, पढ़ना स्टार्ट करो, मदद करेंगे पूरा लास्ट तक करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, आगे देखो इस पे आ जाओ, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे आ जाते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है बेटा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में यही समझाया था मैंने कि जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगी उतना कंट्रीब्यूटिव इफेक्ट आएगा। मतलब मैं जैसे मान लो ये डोमिनेंट एलील है, इसका कुछ बन जाए, ठीक है, क्लियर है ना? हमारे पास बेटा क्या होगा, ध्यान से देखो एक चीज देखते हैं। ठीक है, हमारे पास ये डोमिनेंट एलील है, ठीक है, ये डोमिनेंट एलील है, ये डोमिनेंट, तो इन सबका मेलानिन बनेगा। तो हम यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी की सारी डोमिनेंट एलील कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर दे, सारी की सारी अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर दे, तो एक कंबाइंड फॉर्म में मेलानिन बन जाए। तो इसे हमने क्या बोला था? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोला था। ठीक है, इसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोला था, कंबाइंड फॉर्म में मेलानिन बन गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लिख सकते हैं व्हेन मोर देन 2 जीन लोकाई, मोर देन 2 जीन लोकाई इन्वॉल्व है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कह रहे हैं। ठीक है, अब जरा इसमें आगे जाते हैं और आज एक नई बात करते हैं, पहले समझना ध्यान से। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की आपको जो एग्जांपल पढ़ने सुनना ध्यान से। अगर एक जीन लोकाई से ज्यादा इन्वॉल्व हो, मैंने क्या लिखा? मोर देन 2 नहीं, एक मोर देन 1 लिखना, एक से ज्यादा जीन लोकाई इन्वॉल्व हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो मैं आपको सबसे पहला उदाहरण, पहला एग्जांपल एक और बताने जा रहा हूं, व्हीट, गेहूं। मेरी बात सुनना ध्यान से। हमारे पास इसके 2-3 एग्जांपल हम लोग पढ़ाते थे पहले। एक मेरे पास होता था व्हीट का कर्नल कलर। व्हीट का कर्नल कलर क्या होता है? गेहूं आपने देखा है, गेहूं व्हीट, उसका जो सीड है उसका कलर आपने देखा थोड़ा ब्राउनिश टाइप का होता है। ठीक है, ब्राउनिश टाइप का होता है। हमारे पास क्या था? गेहूं की एक वैरायटी थी जिसमें रेड कलर आता था डोमिनेंट एलील की। कुछ गेहूं होते हैं जो पूरे रेड भी होते हैं एकदम से। तो हम क्या बता रहे हैं आपको कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल तो आपने स्किन कलर पढ़ा, एक एग्जांपल मैं और बता रहा हूं, उसके थ्रू आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के, जो आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनाने में मदद करेंगे। समझे ध्यान से? तो पहला हमने बात करी थी स्किन कलर, अब मैं गेहूं के सीड के रंग पे बात करने वाला हूं। तो गेहूं के सीड का जो रंग है वो मेरे पास 2 जीन से कंट्रोल होता है। तो मैंने व्हीट का जो सीड है, जो सीड है मेरे पास, उसको मान लो मैं कर्नल लिख रहा हूं, कर्नल कलर। तो सीड, जो गेहूं का सीड या ग्रेन है, उसके कलर की बात कर रहे हैं, वो किससे कंट्रोल हो रहा है? कंट्रोल बाय 2 जीन लोकाई, 3 नहीं 2 जीन लोकाई से कंट्रोल हो रहा है। बात समझ आ रही है? मैंने आपको एक और उदाहरण बताया है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का,
उसका नाम है गेहूं का कर्नल कलर। कर्नल मतलब गेहूं का सीड होता है, उसका मैंने कलर बताया है। गेहूं का जो सीड का रंग होता है, डोमिनेंट एलील रेड कलर कंट्रीब्यूट कर रही है। मैं रिपीट करूंगा इस बात को, जैसे यहां पर क्या होता था, डोमिनेंट एलील मेलानिन दे रही है, यहां डोमिनेंट एलील क्या दे रही है, रेड कलर, थोड़ा रेडिश कलर देती है, रेड कलर देती है। और अब हम क्रॉस के द्वारा देखेंगे कि क्या हम इसमें समझ पा रहे हैं। तो आपको मैं एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं कि गेहूं के सीड का रंग कितनी जीन लोकाई से कंट्रोल होता है, 2। तो आप इससे क्या क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। आप ये एक पहली ऑब्जर्वेशन आप यहां पर ये कर रहे हैं कि मान लो एक क्रोमोसोम ये है, यहां पर कैपिटल ए है, यहां कैपिटल बी, सॉरी कैपिटल ए है, यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर कैपिटल बी है और यहां कैपिटल बी है। इन्होंने सबने बेटा रेड कलर थोड़ा थोड़ा बनाया, इसने भी बनाया, इसने भी बनाया। तो जितनी डोमिनेंट एलील है सबने थोड़ा थोड़ा रेड कलर बनाया और वो ऐड होकर पूरा रेड कलर देगा। तो जिसके अंदर चारों डोमिनेंट होंगी वो मेरे पास बिल्कुल रेड कलर का गेहूं या व्हीट होगा। तो ये मैं एक एग्जांपल और सिखा रहा हूं आपको, व्हीट का कर्नल कलर, इसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में उसका एक क्रॉस सिखा रहा हूं और उसकी कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपने बहुत ध्यान से देखनी है। क्लियर होगी बात। यहां कर्नल शब्द का मतलब हम गेहूं के सीड की बात कर रहे हैं, ग्रेन की, अपना ये दिमाग में बस बिठाना है आपने। तो और हम स्किन कलर में कितनी जीन ले रहे थे, 3 लोकाई ले रहे थे, 3 ले रहे थे। यहां पर हम कितनी ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। चलें आगे, एक बार समझाना शुरू करूं, बता दो जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा। आकृति बेटा मेहनत करनी है, ऐसे रोने से थोड़ी होगा। इट सीम्स क्वाइट टफ। अंग्रेजी बोल के तुमने चैप्टर को धो दिया। बताओ तुम बेसिक जेनेटिक्स भी नहीं सीखना चाहते हो, बताओ कितना खराब लगता है ना। ठीक है, ठीक ठीक, चलो ठीक। चलिए आगे, बस जो चीज आपको समझाना स्टार्ट कर दूं जल्दी से बता दो। बच्चे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, एक टॉपिक कैसे नहीं आएगा बताओ। आपको बताते हैं हम लोग, मैं अपनी स्टोरी में जेनेटिक्स की खास चीज बताता हूं बेटा। 12th क्लास में बहुत ज्यादा नहीं समझ आती थी, मतलब 12th क्लास में थे तो जेनेटिक्स कुछ खास समझ नहीं आती थी। और जब हम मतलब जब हम कॉलेज टाइम में थे तो उसके लास्ट ईयर में, और मतलब ड्यू में थे, तो लास्ट ईयर में हमने, आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं, जेनेटिक्स का डर ऐसा लगा कि यार ये कैसे होगी, तो बहुत मुश्किल लग रहा है। फिर हमने एक बहुत स्पेशल बुक आती है, मतलब बुक आती क्या है कि हमारे कॉलेज में थी, वो सबसे मुश्किल बुक थी जेनेटिक्स की, उसको उठा लिया और लगभग 10-15 दिन 20 दिन, लगभग महीना भर उसके साथ रहे। मतलब साथ रहने का मतलब ये होता है कि उस बुक को बेटा बहुत मेहनत से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो जब उसको पढ़ा, उसके साथ लगे रहे, कोशिश की और डिटेल में समझे, तब वो समझ भी आने लगी। तो जब तक उसके साथ पढ़ेंगे नहीं, पीछे पढ़ेंगे नहीं बेटा चीजों की, तो आएगा कैसे। कोशिश करनी हमने, ऐसे छोड़ दो। मैं अपना आपको एग्जांपल बता रहा हूं, मेरे को बहुत ही डर लगा था जेनेटिक्स से, लेकिन जब कॉलेज टाइम में गए तो लगा एक अलग पेपर होता है, उसका पूरा सेपरेट पेपर था, तो पेपर फेल थोड़ी करेंगे हम ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे उसे। तो फिर हम उसके साथ बेटा बुक, एक बहुत मतलब लाइब्रेरी से सबसे मोटी बुक थी, उसको ले गए घर, और उसमें जेनेटिक्स के बारे में कुछ पहले तो पतली ले गए, इंडियन ऑथर है, तो क्या लगा यार कि अभी मजा नहीं आ रहा, इसने मतलब बहुत कंप्रेस करके लिख दिया। फिर हम क्या करके ले गए बेटा, एक अच्छी मोटी बुक थी, वो लेकर गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोटी बुक ले जाना इंपॉर्टेंट है, हमने कहा कि चलो भाई करते हैं, इसको करके दिखाना है। और 1-1.5 महीना कच्ची पक्की समझ आई, पर एक समझ बनने लगी टॉपिक की, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट के साथ जूझना पड़ता है। जब तक एक बेटा जज्बा नहीं लाओगे कि नहीं करना ही है, तो फिर कैसे होगा। मतलब आपको एफर्ट दिखाना है इसके लिए, क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं बेटा, मैं जेनेटिक्स ऐसा नहीं है कि मेरे को, मतलब मेरे से पूछोगे कि सबसे ज्यादा आपको क्या आती है, मेरे को जेनेटिक्स आती है, बाकी भी और ज्यादा आता है, लेकिन ये क्या, ये पहला टॉपिक था जो मुझे भी, मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छा था। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश करो। पर अब क्या हुआ है, हमने इसमें से इररिलेवेंट चीज हटा दी जो नहीं आती, तो आप भी मत परेशान हुआ करो उसके लिए, ठीक है, क्लियर, ठीक है बेटा। चलिए देखें एक बार हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनो। देखो अब हम जरा गेहूं के कलर पे आ जाते हैं बेटा। आप डरोगे तो कुछ होगा नहीं ना। हाँ, अच्छा एक मिसकॉन्सेप्शन और है बेटा कि अगर मैंने एमबीबीएस की होती तो मैं आपको ज्यादा अच्छा पढ़ाता, नहीं पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखो कि जो 11-12 की स्टडीज है, इसी का एम्पलीफाइड वर्जन जो है वो आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में है। तो एमबीबीएस जो है उन्होंने अलग चीज पढ़ रखी है, उन्होंने मेडिसिन पढ़ रखी है, तो वो प्रॉब्लम, उन्होंने सिर्फ 12th बायो पढ़ी। ये एक डिफरेंस आपको भी धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम किसी को नहीं बोलते। टीचर क्या करते हैं बेटा, जब हम लोग टीचिंग के लिए आते हैं तो डेवलप करते हैं धीरे धीरे, हर किसी को समय लगता है, डेवलप करके अच्छे टीचर बन जाते हैं, ठीक है। तो सबके लिए सब अच्छा पढ़ाते हैं ऐसा नहीं है। चलिए बात करें, देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर। हाँ, बुक का नाम नहीं बताएंगे बेटा, बुक का नाम क्या बताएं, कॉलेज में पढ़ी थी वो, तुम जाके वही पढ़ने लगोगे, कोई फायदा नहीं, अभी नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, ये चीज देखो, मतलब ये देखो ध्यान से, क्या कह रहे हैं देखो, हम बात कर रहे हैं गेहूं के कर्नल कलर, व्हीट के कर्नल कलर की बात कर रहे हैं। गेहूं के कर्नल कलर, कैपिटल ए रेड कलर देता है, कैपिटल बी रेड कलर देता है, दोनों डोमिनेंट है और रेड कलर दे रहे हैं। फोकस करो, आएगा, फोकस आने लगेगा। कैपिटल ए रेड कलर दे रहा है, कैपिटल बी रेड कलर दे रहा है। अब देखो ध्यान से, मान लो ये बिल्कुल रेड कलर का गेहूं होगा ना, रेड कलर का व्हीट ग्रेन, कुछ गेहूं पता नहीं चल रहा होगा, व्हीट ग्रेन, और ये बिल्कुल व्हाइट कलर का व्हीट ग्रेन होगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये इसका कलर क्या आएगा, इंटरमीडिएट रेड आएगा। ये F1 है, इंटरमीडिएट रेड आ जाएगा, है ना, F1 आ गया। ये देखो मैं क्रॉस दिखा रहा हूं आपको, ये बिल्कुल रेड होगा क्योंकि इसमें 4 डोमिनेंट है, इसमें एक भी डोमिनेंट नहीं है, तो ये बिल्कुल व्हाइट होगा। इसको क्रॉस कराया तो मेरे पास इंटरमीडिएट रेड आया। फोकस करना बेटा, फोकस फोकस। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, जब मैं इसकी सेल्फिंग करूंगा तो आपने सेल्फिंग करके कितने इसकी सेल्फिंग से कितने बॉक्स बनेंगे बताओ। 16 बॉक्स बनेंगे, जो हम पनेट स्क्वायर याद करो, है ना, याद करो पनेट स्क्वायर जो बनाते थे, पनेट का बक्सा, उसमें कितने बॉक्स बनते थे, 16 बनेंगे डायहाइब्रिड के, ठीक है, 16 बनेंगे। अगर ये नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस होता जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो करता, तो मेरी एक्सपेक्टेड रेशियो ये थी, लेकिन मेरी जो रेशियो आई वो सुनना, देखो क्या आई, मेरी रेशियो ये आई, कैसे आई अभी दिखा रहा हूं। मेरी रेशियो ये आई 14641। सम देखो, इसका भी 16 आ रहा है, इसका सम कितना है 16, इसका सम भी कितना है 16। यही तो मैं कह रहा हूं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी तो मेंडल के खिलाफ जा रहा है। अगर मैं एक्सपेक्टेड रेशियो किसके अकॉर्डिंग, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग कितनी आनी चाहिए थी, मेरे पास आनी चाहिए थी 9331, पर आई कितनी 14641 आई। समझो इस बात को। तो मैंने आपको यहां पर क्या बताया, मैंने बताया कि मेरे पास गेहूं में ये बिल्कुल डार्क है और ये बिल्कुल सफेद है। जितनी डोमिनेंट एलील है वो कौन सा रंग देती है, रेड कलर देती है। तो मेरे पास कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इंटरमीडिएट रेड आया। इसकी सेल्फिंग करी तो F2 में कितने बॉक्स आए, कितने आए बेटा, 16 प्रोजेनी आई, ठीक है, समझ में आ गई। अब 16 प्रोजेनी आई, उनकी फिनोटिपिक रेशियो में एक्सपेक्ट तो ऐसी वाली ही करूंगा, अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म में ये एक्सपेक्ट करूंगा, पर आई क्या 14641 आई। और वो कैसे आई दिखाता हूं। देखो सबसे पहले आपके पास एक प्रोजेनी ऐसी आएगी जिसमें एक भी डोमिनेंट नहीं है, देख रहे हो, ये बिल्कुल व्हाइट होगा, ये बिल्कुल क्या होगा, व्हाइट। इसमें कितने डोमिनेंट है, 0 डोमिनेंट है। तो 0 डोमिनेंट वाला कितना आया बेटा, आप देख लो खुद से। अगर आप देखो ध्यान से, मैं आपसे कहता हूं, देखो उस 16 में एक ऐसा होगा जो बिल्कुल क्या होगा, व्हाइट, जिसमें मेरे पास कितने डोमिनेंट है, 0 डोमिनेंट। आप अगर 16 का बॉक्स बनाओ तो आपको दिख जाएगा ऐसे। अब देखो जरा ध्यान से देखना, इन दोनों में कितने कितने डोमिनेंट है, एक डोमिनेंट यहां देखो, यहां 0 डोमिनेंट है, दिस इज 0,
भाई जीरो डोमिनेंट वाले एक आएंगे 16 में, ठीक है क्लियर। अब यहां देखो कितने डोमिनेंट है, एक यहां है एक यहां, मतलब एक डोमिनेंट है इन दोनों में। तो ऐसे टोटल कितने होते हैं तुम बताओ खुद से। देखो मैं आपसे अगर पूछूं कि 16 में ऐसे कितने होंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी, बेटा दो होते हैं 16 में, और दो ही ऐसे होंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक डोमिनेंट। तो इसका मतलब टोटल 4 ऐसे होंगे जो थोड़ा सा स्लाइट रेड होंगे, हल्के से लाल होंगे। उसमें कितने डोमिनेंट है, एक डोमिनेंट एलील है। कितनी डोमिनेंट एलील है, एक। आप अगर ध्यान से देखें, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये वाला रेशियो, लेकिन आया ये। तो एक ऐसा आएगा जिसमें जीरो डोमिनेंट है, 4 ऐसे होंगे, दो ऐसे वाले और दो ऐसे वाले, 4 हो गए टोटल किसमें, 16 में, जिसमें दो एक एक डोमिनेंट है। अब देखो दो डोमिनेंट वाले, एक तो ये हो गया, इसमें दो हो गए, इसमें दो हो गए, इसमें दो हो गए, 4 ऐसे होते हैं। एक आएगा 16 में ऐसा और एक आएगा ऐसा। आप देख लो ध्यान से, बॉक्स बना हुआ आपके पास तो देख लेना। 4 ऐसे आएंगे, एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा। तो टोटल 6 ऐसे आएंगे जो इंटरमीडिएट रेड होंगे। और उसमें कितने डोमिनेंट हो गए, कितने डोमिनेंट हो गए, दो डोमिनेंट हो गए। आप देख लो धीरे धीरे मैं डोमिनेंट बढ़ा रहा हूं। अब देखो जरा इसमें कितने डोमिनेंट है, 1 2 3, इसमें कितने 1 2 3। तो धीरे धीरे डोमिनेंट एलील बढ़ा रहे हैं। ऐसे कितने आएंगे पूरे 16 में, दो ऐसे होंगे और दो ऐसे होंगे, टोटल हो गए 4, ठीक है। और इसमें कितने डोमिनेंट है बेटा, देखो इसमें कितने हैं, सारे के सारे डोमिनेंट है, पर ये ऐसा सिर्फ एक होगा। तो इसमें ये हो गया मेरे पास थोड़ा सा रेड रेड हो गया, और ये मेरे पास मान लो डार्क रेड हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो, मेरे पास जीरो डोमिनेंट वाला एक होगा, दो डोमिनेंट सॉरी एक डोमिनेंट वाले कितने होंगे, 4। दो डोमिनेंट वाले टोटल कितने होंगे जिनके पास दो डोमिनेंट है, देख लो काउंट कर लो, 1 2 1 2 1 2, ऐसे कितने आएंगे, 6 आएंगे। और 3 डोमिनेंट वाले 4, तो पहले 1 4 6, फिर घट रहा है 4 और 1 ये वाला। तो टोटल कितने फिनोटाइप आए, 5। आप देखो इसमें कितने फिनोटाइप आते हैं, 4, लेकिन यहां कितने आए, 5 आ गए। तो ये आपको क्या बताया मैंने कि गेहूं के वीट का जो रंग होता है वो दो दो जीन लोकाई से कंट्रोल होता है, इसलिए पॉलीजेनिक का एग्जांपल है। एक्सपेक्टेड रेशियो ये थी, लेकिन 1 4 6 4 1 ये वाली रेशियो आई। और कैसे देखा मैंने, जीरो डोमिनेंट, एक डोमिनेंट, दो डोमिनेंट, क्योंकि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलिमेंट मैटर कर रही है। आप देख लो खुद से बॉक्स बना के, मैं काउंट करवा सकता हूं, ऐसे दो आएंगे ऐसे दो आएंगे, इसलिए 4 है। इन दोनों में क्या कॉमन, आप देखो अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों में मुझे कॉमन बताओ, तो आप कहोगे कि इन दोनों में कॉमन है नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। कितनी है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, तो इनका फिनोटाइप सेम आएगा। समझ आया, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। अर्चित, नादिश बेटा इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाना है वैसे तो। युवराज सिंह पुनेट स्क्वायर नहीं बनाऊंगा मैं, आपको अभी भी नहीं आ रहा है, बहुत गलत बात है एक्चुअल में, इतना सब कराने के बाद। अगर मैं पुनेट स्क्वायर यहां बनाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मुझे बताओ जरा। देख मैं लिख रहा हूं तेरे लिए, लेकिन मैं अगर तेरे से पूछूं मुझे बता, ध्यान से देख। मैं पुनेट स्क्वायर नहीं बना रहा, तो डायरेक्ट बता रहा हूं, देख ध्यान से देख। जिसको नहीं समझ में आया मैंने क्या बताया, ये देखो। जिसको भी नहीं समझ आया देखो बेटा एक बार देख लो, इसमें कितनी डोमिनेंट है, जीरो डोमिनेंट है। 16 में ऐसे कितने होंगे, मैं किसके क्रॉस की बात कर रहा हूं, देखो जिसको एक भी परसेंट डाउट है ये देखो जरा, 1% भी डाउट है देखो, मैं इसको क्रॉस करा रहा हूं इससे, ठीक है ध्यान से सुनना, इसको मैं इससे क्रॉस करा रहा हूं, ये वाला इसमें कितनी डोमिनेंट है, जीरो डोमिनेंट है। तुम नहीं निकाल सकते 16 में कितने आएंगे, ये कैसे नहीं निकाल सकते, बताता हूं कैसे निकालते हैं। देखो कैसे नहीं निकाल सकते, 16 में कितने आएंगे बिना क्रॉस बनाए, तुम्हें दिखाता हूं कैसे निकालोगे। देखो इसको इससे क्रॉस कराओ तो 1/4 आएगा, स्मॉल कितना होता है इसके और इसके क्रॉस में 1/4। इसको इससे क्रॉस कराओ, स्मॉल बी कितना आएगा 1/4, तो इसको मल्टीप्लाई किया 1/16 नहीं आया, तो जीरो डोमिनेंट वाला एक आ गया। अब जरा ये देखो, अब बताओ जरा मुझे ये चीज बताओ, इसको इससे क्रॉस कराओगे ये वाला कितना आएगा, ये आएगा 2/4 और ये कितना आएगा 1/4, ये हो गया 2/16। ऐसे ये कितना आएगा इसके और इसके क्रॉस में 1/4, और ये कितना आएगा इसके और इसके क्रॉस में, ये आएगा 2/4, तो ये भी तो हो गया 2/16। तो दो ये हो गए और दो ये हो गए, तो टोटल ये 4 नहीं आ गए। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से बेटा। अब देखो, अब मान लो मैं तुम्हें कहता हूं 3 डोमिनेंट वाले देखो, सॉरी 2 डोमिनेंट वाले देखो, इसमें 2 डोमिनेंट है, इसमें कितने डोमिनेंट है 2, और इसमें भी 2 डोमिनेंट है। अब आप 16 वाला बॉक्स खोजना, देखो ये होमोजाइगस है, ये 1/4 इंटू 1/4, तो ये टोटल 1 आएगा 16 में, ये भी 1/4 इंटू 1/4, ये भी 1 आएगा, और ये आएगा 2/4 इंटू 2/4, ये आ गया 4/16। आप समझ रहे हो ये चीज। अब आप ध्यान से देखो, ऐड करो, टोटल 6 आएंगे, एक ऐसा आएगा 16 में, एक ऐसा आएगा और 4 ऐसे आएंगे, तभी तो 6 लिखा है मैंने। बेटा आप समझो इस चीज को कि मैं कैसे कर रहा हूं इसे, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम ऐसा रेशियो चाह रहे थे कि कितने आ जाएं, हम ऐसी रेशियो चाह रहे थे, लेकिन आई कौन सी रेशियो, ये, तभी तो डेविएशन है मेंडलिज्म की। और इसमें कितनी डोमिनेंट है, 0। कितनी डोमिनेंट आई, 1 2 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट। सजीदा बेटा अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एक तरीका और है, फिर से लेक्चर्स देखने आपने संडे टाइम निकाल के। मैं फिर बोल रहा हूं इस बात को, यदि आप ध्यान से क्रॉस वाले क्वेश्चन आपने नहीं देखे अभी तक, मैंने क्रॉस वाले क्वेश्चन जो वर्कशीट सॉल्व करी थी वो कैसे करी थी, मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे सब लोग ये बताओ जरा सोच के कि इसको क्रॉस करा रहे हैं। देखो ध्यान से बेटा, जिनको नहीं आता आप लोग घबराते क्यों इतना ज्यादा, इतना क्यों घबराते हो, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, और बोलो। ठीक है देखो, मान लो इसको इससे क्रॉस कराते हैं, इनका क्रॉस करा रहा हूं, मुझे बताओ ऐसे कितने आएंगे। भाई कैपिटल ए इसके और इसके क्रॉस में कैपिटल ए 1/4 आता है कि नहीं, ये आपने इतना भी सीखा होगा जरूर, और इतना तो सीखा होगा। और फिर इसके और इसके क्रॉस में स्मॉल बी 1/4 आएगा, तो इसका मतलब 16 में से सिर्फ एक ऐसा होगा। मैं ऐसे कर रहा हूं बेटा, क्लियर, ये ऐसे कर रहा हूं बच्चे, आप समझो ध्यान से। मैंने क्या किया, ये देखो फिर से देखो, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि आपको टोटल कितने फिनोटाइप बनेंगे, आप बोलोगे 5। कैसे, एक फिनोटाइप वो होगा जिसमें एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, फिर 2 ऐसे हैं यहां पर जिसमें क्या है, एक डोमिनेंट है, पर वो 16 में 2 ऐसा होता है, 2 ऐसा, इसलिए 4 ऐड किया। यहां पर 4 ये होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा 16 में, इसलिए 6 ऐड किया, 4 5 6, ऐसे 16 में 2 होंगे और ऐसे 16 में 2 होंगे, इसलिए 4 आया ये चीज। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने दो जीन लोकाई लिया है तो 5 तरह के फिनोटाइप आए, 5 तरह के फिनोटाइप आए। अगर मैं 3 जीन लोकाई लेता तो 7 तरह के फिनोटाइप आते, जैसा कि किसमें आया, स्किन कलर में आया। अगर मैं 4 जीन लोकाई ले लूं तो कितने टाइप के फिनोटाइप आएंगे, बताओ जरा कोई। अगर मैं आपसे कहूं कि 4 जीन लोकाई का क्रॉस बनाएं तो कितने तरह के फिनोटाइप आएंगे, बताओ कोई, जल्दी जल्दी बोलो। 9 आएंगे, शाबाश 9 आएंगे बेटा। 4 को डबल करो, 8 + 1, जीरो डोमिनेंट वाला भी तो 1, 9 आएंगे ना।
मान लो मैं कहूं आपको 5 जीन लोकाई ले लो, कितने फिनोटाइप आएंगे? आप कहोगे 5 × 2 + 1 11। ऐसे ही मैंने कितनी जीन लोकाई ली है? 2, एक ये और एक ये, इसलिए 5 तरह के फिनोटाइप है, 1 2 3 4 5। अरे क्लियर है बेटा, इससे डीप नहीं है टॉपिक, ये तो क्वेश्चन कराने के लिए बताया मैंने आपको सिर्फ। ये देखो, ये हो जरा, अब देखना ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं, देखो मैं एक ग्राफ बना लेता हूं, अब इधर आ जाओ जल्दी से सारे। अब मैं ये वीट वाले का ग्राफ बना के दिखा रहा हूं आपको, गेम वाले का, जिसमें 2 जीन लोकाई थी, 2 जीन लोकाई थी, उसका ग्राफ दिखा रहा हूं आपको, देखो जरा यहां से। मैं ऐसा कुछ बना रहा हूं, देखो मेरे पास यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, यहां पर 0 है तो यहां 1 आ रखा है ऐसे, एक। मैं ऐसा ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां 0 डोमिनेंट एलील, फिर मैंने क्या लिखा, 1 4 6, 6 पे कितनी डोमिनेंट एलील है? 2, फिर यहां पर 4 आ गया और फिर यहां पर 1 आ गया, ऐसा ग्राफ बना दिया मैंने। देखो कैसे बनाया, इधर लिखे नंबर ऑफ फिनोटाइप, तो 6 ज्यादा मैक्सिमम है, और इसमें कितनी डोमिनेंट एलील है? 2, और ऐसे इधर कितनी डोमिनेंट एलील हो गई? 3, और ये कितनी हो गई? 4, और यहां कितना आ गया? ये आ गया 1। तो हम इधर क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, और इधर लिख रहे हैं नंबर ऑफ फिनोटाइप, और इस तरह का ग्राफ बना रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आप देख लो, 0 डोमिनेंट एलील 1, 1 डोमिनेंट एलील वाले 4, 2 डोमिनेंट वाले मैक्सिमम, फिर 3 डोमिनेंट वाले आ गए, और फिर मेरे पास आ गए 4 डोमिनेंट वाले। क्लियर है? जल्दी बोलो बेटा, ये कुछ भी नहीं है, आप सिंपल समझो इसको। प्रिंस राज घर को चले जा भाई, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं समझाया, सिर्फ ये समझाया है क्या मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं, कर सकते हैं। इधर क्या बढ़ रही है? डोमिनेंट एलील बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है आप देखो, खुद से देखो, इधर डोमिनेंट एलील कैसे बढ़ रही है, आप देख सकते हो, इधर डोमिनेंट एलील बढ़ रही है ना बेटा, खुद से देखो। नहीं एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, ये तो एनसीईआरटी की बात पढ़ा रहा हूं, मैं तो कुछ बोल रहा हूं आपको। हाँ बच्चे देखो इधर ना, 0 डोमिनेंट पर कितने फिनोटाइप थे? 1, 1 डोमिनेंट पर 4 फिनोटाइप, 2 डोमिनेंट पर 6 फिनोटाइप की ग्राफ याद करो, ये वाला रेशियो अभी बताई, और 4 डोमिनेंट पर फिर से एक आ गया। नहीं ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन करा देता हूं, कुछ कुछ मतलब आप अलग तरह के मॉड्यूल सॉल्व करने लग जाते हो, उसमें कुछ एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फिर आप कहोगे बताया नहीं था। ऑल्दो नीट में इतना डीप कभी पूछेगा नहीं, पर एक दो टॉपिक कभी कभी थोड़ा डीप ले जाते हैं ताकि आप इससे कुछ समझ निकाल सको बस, ठीक है? क्लियर? हाँ पॉलीजेनिक बेटा, आप सिंपल सा एक देखो ना, मेरे को एक चीज बताओ, एक ये क्या है, इधर डोमिनेंट एलील लिखी है, ये फिनोटाइप है, 1 4 6 4 1, फिनोटाइप यहां ड्रॉ कर दिया, तो 6 सबसे ज्यादा है ना यहां देखो, हाईएस्ट, और कितनी डोमिनेंट है उस पे? 2 डोमिनेंट थी ना यहां। हाँ स्किन वाले का भी मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूं, पर ये वाला क्वेश्चन करो, देखो ये वाला क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो कर लेना यार, फालतू नहीं, टॉपिक ऐसे नहीं बोलो कोई, है ना? मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, अगर आप कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। मैंने जितना आपको पॉलीजेनिक समझा दिया उतना काफी है नीट के एग्जाम के लिए, ये सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर करना चाहो ठीक है, नहीं तो छोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं, आप घबराए नहीं बेटा इस बात को लेके कि बहुत ज्यादा हमने पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ टॉपिक पे ध्यान दे थोड़ा सा, मैंने क्या बताया अभी तक सुनो ध्यान से। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है एक से ज्यादा जीन लोकाई होगी, और हर जीन कुछ डोमिनेंट से बनाएगी, वो ऐड होता चला जाएगा। हमने क्या किया, 2 जीन लोकाई का एग्जांपल गेहूं वाला ले लिया, उसमें हमने कहा 5 तरह के फिनोटाइप बनेंगे, उस फिनोटाइप को मैंने नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील के साथ प्लॉट करके दिखा दिया है बस। अब जरा क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो एक फ्रूट वेट जो है वो पॉलीजेनिक ट्रेट है, पॉलीजेनिक ट्रेट का मतलब होता है एक से ज्यादा जीन लोकाई इन्वॉल्व है। अब 2 जीन लोकाई है, कितनी जीन लोकाई है? 2 जीन लोकाई है। अगर कभी 2 जीन लोकाई है पॉलीजेनिक में, तो रेशियो यही आएगा जो आपको मैंने दे दिया, ये वाला रेशियो आएगा, देखो ध्यान से। अब ये कह रहा है इफ वेट ऑफ फ्रूट विद जीनोटाइप दिस, अगर इस जीनोटाइप का वेट आप समझ रहे हो कितना है? 60 ग्राम है, इस वाले का जीनोटाइप 60 ग्राम है, और इस वाले का कितना है? 80 ग्राम है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका वेट बताओ, तो आप इस ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हो आसानी से। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देखो ध्यान से, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 जीन लोकाई क्या कंट्रोल कर रही है? वेट ऑफ फ्रूट को कंट्रोल कर रही है। वेट वजन, फ्रूट का वजन 2 जीन लोकाई से भी कंट्रीब्यूट होता है, कुछ वो भी करते हैं। इसने इसका वेट दे दिया 60 ग्राम, इसका, और इसका वेट दे दिया 80। तो अगर मैं यहां पर देखो ध्यान से, 60 का मतलब ये 60 ग्राम है, तो ये 80 ग्राम है, तो इसका मतलब ये कितना होगा? 70, 10 10 का गैप बनेगा, ये कितना होगा? 50, और ये कितना होगा? 40। आप देखो खुद से कि 60 ग्राम इसमें, ये 60 है, इसमें कितनी डोमिनेंट है? 2 डोमिनेंट है। ये 80 है, इसमें कितनी है? 4 डोमिनेंट है। इसका मतलब एक डोमिनेंट एलील कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? 10 ग्राम। तो इसका मतलब इसमें वापसी आओ 50, और इस वाले में 40 आएगा। इसका मतलब ये जो होगा स्मॉल ए स्मॉल बी, इसका वेट 40 ग्राम आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी डोमिनेंट नहीं है। एक डोमिनेंट आता तो 50 ग्राम होता, 2 डोमिनेंट आता 60 जो दे रखा है, 3 डोमिनेंट होती तो 70, 4 डोमिनेंट होती तो 80, ऐसे कर रहे हैं, बताओ। इसलिए ग्राफ बनाया था और कुछ नहीं। हर एक डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन 10 ग्राम है, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहां मिलेगा मैं बता देता हूं। किसी खास तरह की कोचिंग के टेस्ट सीरीज में ऐसा खतरनाक क्वेश्चन आ जाता है, फिर तुम कहते हो सर ने पढ़ाया नहीं था, सिर्फ बता दिया है, समझ लो कि कैसे किया, ज्यादा परेशान मत होना बेटा। देखो आप समझो ध्यान से, अगर नहीं समझ आए मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं आपके लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। मैंने सिर्फ क्या किया, आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दिखा दिया। मैंने कहा ऐसे ग्राफ प्लॉट कर दिया, ऐसे वाला, जिसमें यहां पर एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, ऐसा एक है, इंडिविजुअल एक है। 2 डोमिनेंट वाला 0, सॉरी 1 डोमिनेंट वाले 4 हैं, 2 डोमिनेंट वाले 6 हैं, फिर 3 डोमिनेंट वाले कितने हैं? 4, और यहां पर 4 डोमिनेंट वाले कितने हैं बेटा? 1 है। मैंने कहा इसका जो वेट है वो 60 ग्राम है, इस वाले का वेट 80 ग्राम है, तो इसमें 2 डोमिनेंट एलील थी तो 60 ग्राम था, 4 डोमिनेंट है तो 80। इसका मतलब हर एक बार में डोमिनेंट एलील 10-10 ग्राम कंट्रीब्यूट कर रही है ऐसे, इसलिए 80 आया होगा। तो पीछे में जाऊंगा तो 10 माइनस करूंगा 60 में से, अब देखो सॉरी 6 है यहां पर, तो 60 में से 10 माइनस करूंगा तो 50 आएगा ना, और 10 माइनस करूंगा तो 40 आएगा। तो यही चीज तो कह रहा हूं बेटा, ठीक है? क्लियर? चले आगे, अरे आगे चले जल्दी बताओ।
नीट के लेवल से ज्यादा नहीं आएगा यार। नीट में मना कर रहा हूं, फिर भी तुम मेरे को बोल रहे हो कि सर क्या फिर पूछते क्यों तुम, सर सिर्फ एनसीईआरटी से हो जाएगा, एनसीईआरटी के बाहर पढ़ क्यों रहे हो? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने क्वेश्चन करके दिखा दिया। कभी किसी टेस्ट सीरीज में होता है कि जेनेटिक्स से कुछ क्वेश्चन डीप मिल जाते हैं, कहीं कोई बुक सॉल्व कर रहे हो, वहां मदद कर देगा तुम्हें। ऐसा नहीं कि इतना डीप पूछेगा, मैंने समझा दिया आपको, अच्छा लगा ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो यहां से। बोल रहा हूं मैं साथ के साथ, क्यों परेशान हो रहे हो, है ना? ये भी तो बेटा आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं आपको क्लियर, मैं ऐसा नहीं घुमा के बात, मैं तो सीधी बोल रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होता है। वहां पर 3 घंटे में आपको 100, आप देखो कितने क्वेश्चन करने, 180 क्वेश्चन करने, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी करवाएगा आपसे वो। ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है? चलो आगे देखो एक बार जरा, ये देखो तुम्हारा स्किन कलर वाला देखो जरा एक बार। मान लो इसमें कितनी डोमिनेंट, आप देखो इधर, इसमें 6 डोमिनेंट है। ऐसा पर्सन बिल्कुल ब्लैक है, हम लोग वर्ड लिख सकते हैं निग्रो। बेटा इसको कोई ऑफेंड ना हो इस बात से, तो हम ऐसे लिखते हैं वर्ड होते हैं, है ना, ये रिप्रेजेंट करने के लिए। यहां हमने निग्रो लिख लिया। व्हाइट वाले को हम एल्बिनो लिखते हैं, और जो देख रहे हो इसमें मिक्स कलर आ जाएगा, उसे मुलेटो लिखते हैं, मुलेटो। तो आप देखो ये स्किन कलर के लिए बना रहा हूं मैं क्रॉस, ये स्किन कलर का क्रॉस है बेटा, जिसमें कितनी लोकाई है, 3 जीन लोकाई है। फोकस कर लो एक बार इस पर भी, इस पे हमारे पास 3 जीन लोकाई है, ध्यान से देखो बेटा, 3 जीन लोकाई है। ये बिल्कुल ब्लैक है पर्सन, ये बिल्कुल व्हाइट है। तो जो क्रॉस से पर्सन आया इंटरमीडिएट कलर कह रहे हैं, 3 डोमिनेंट है। कितनी डोमिनेंट है, 3। अब मैं इसकी मान लो सेल्फिंग जैसा केस लिखता हूं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेल्फिंग? इसी के जैसे पर्सन से क्रॉस कराना, तो कितने बॉक्स बन सकते हैं, 64। अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, किसी भी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में देखो, इसके क्रॉस में 4 बॉक्स बनते हैं, इसके क्रॉस में 4 बनते हैं, और इसके क्रॉस में 4 बॉक्स बनते हैं पनेट में। तो टोटल कितने बॉक्स हो गए, 64 हो गए। तो मेरे पास टोटल कितनी प्रोजेनी आएंगी, 64 प्रोजेनी आएंगी। इसकी रेशियो बता रहा हूं मैं आपको, इसकी रेशियो बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। स्किन कलर का ये ग्राफ बनाएंगे, पर उससे पहले समझ लो स्किन कलर का क्रॉस कैसे बनाते हैं। मेरे पास ये मैंने सारे क्या लिख दिए, कैपिटल, और यहां सारे स्मॉल, प्योर पेरेंट लिख दिए। फिर ये F1 आ गई, दिस इज F1। फिर मैं यहां अगर सेल्फिंग वाला लिख रहा हूं, सेल्फिंग का मतलब उसी तरह के जीनोटाइप से क्रॉस करा दिया, तो 64 प्रोजेनी बनेगी। ट्राई हाइब्रिड है ना ये, 64 कैसे बनेगी? इसको इससे क्रॉस कराओगे तो 4 बॉक्स आते हैं, इसको इससे क्रॉस कराओगे 4, इसको इससे कराओगे 4, ऐसे 64 आ गए। अब 64 में ध्यान से सुनेंगे, 64 में एक केस होगा जीरो डोमिनेंट का। जीरो डोमिनेंट का मतलब ये जीरो डोमिनेंट वाला होगा, तो ऐसा सिर्फ एक होगा। फिर मेरे पास एक डोमिनेंट वाले 6 आते हैं, 2 डोमिनेंट वाले हमारे पास आते हैं 15, 3 डोमिनेंट वाले 20 आएंगे, फिर 4 डोमिनेंट वाले 15, 5 डोमिनेंट जिसमें होंगी ऐसे आएंगे मेरे पास 6, और 6 डोमिनेंट वाला 1। तो ये रेशियो कुछ वैसी ही बनेगी जैसी हमने पिछली बनाई, ऐसी। ये देखो अगर आप इसका सम करो 64 आ जाएगा, इसका सम 64 आ जाएगा। देखो ये यहां बढ़ेगा और फिर यहां डिक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम ये है कौन से वाला, जिसमें 3 डोमिनेंट होंगी। ये मैक्सिमम होगा जिसमें 3 डोमिनेंट होगी। देख लो, ये क्लियर है? देख लो बेटा, बेटा आपको क्या याद करना है बता देता हूं। देखो आपको याद करना, वीट का कर्नल कलर 2 जीन लोकाई, आपको कितना याद करना है वो लिख रहा हूं। अगर आप उतना कर सकते हैं तो देख लो, ये स्किन कलर वाले का आएगा 1 6 15 20 15 6 1। ये अगर आप रेशियो देखो, आप कर सकते हो याद चाहो तो। 64 आएगा इसका सम, मतलब पहले ये बढ़ेगा फिर डिक्रीज होगा। जो चीज यहां लिखी है वही उल्टी यहां लिखी होगी। सेंटर वाला मैक्सिमम होगा, जैसे अगर आपने इसे पिछला देखा हो, सेम सेंटर वाला मैक्सिमम है। 4 इधर है तो 4 इधर है, इधर 1 है तो इधर 1 है, ऐसे 16 आ रहा है सम। यहां पर सम 64 आ रहा है, ऐसे करके। ये याद करना है, मेरे से पूछो तो कितना याद करना बता दूं आपको। सुनो ध्यान से, आपको याद करना है स्किन कलर जो है वो 3 जीन लोकाई का है। स्किन कलर क्या है, 3 जीन लोकाई का है, इतना याद कर सकते हो। दूसरा, स्किन कलर की ये फिनोटिपिक रेशियो है। क्या ये फिनोटिपिक रेशियो, बस इतना याद कर लो, ठीक है, इतना कर सकते हो। क्लियर? हाँ, जीनोटिपिक नहीं करनी होती बेटा। आपने अभी तक ये बात नहीं समझी कि जो हम वन जीन इंटरेक्शन भी पढ़ रहे थे, उसमें सिर्फ चेंज फिनोटिपिक रेशियो हुई थी। जीनोटिपिक तो वही रहती है, बदलती सिर्फ फिनोटिपिक है। तो यहां भी पिछले वाले में भी 14641 जो था वो फिनोटिपिक बदली थी, यहां भी फिनोटिपिक बदली है। ये क्लियर है? बताओ जल्दी बेटा। स्किन कलर वाला ट्राई हाइब्रिड है ना? यहां तक आगे जल्दी बताओ, आगे चले। क्लियर? बच्चे कैसे फाइंड किया वो आप करोगे। अब कैसे फाइंड किया मुझे बताना कि 3 डोमिनेंट वाले कौन कौन, मैं बता देता हूं। आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बनाना, उसमें देखना 3 डोमिनेंट वाले ये हैं, ये वाले 3 डोमिनेंट वाले हैं। इन सबका जीनोटाइप सेम आएगा। इनमें हमारे पास 3 डोमिनेंट है, इनमें हमारे पास 3 डोमिनेंट है। फिर आप इसको भी बदल सकते हो, इस वाले को ऐसे कर सकते हो, जैसे ये भी लिख सकते हो, ऐसे करके। ऐसे करोगे टोटल 20 बन होंगे ये सब मिला के। क्लियर नहीं करना आगे, चलो ठीक है, इतना कर सकते हो। आगे चल रहे भाई, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। इसका अगर क्वेश्चन करना चाहो तो देख लो, इसका ग्राफ में सेम प्लॉट कर सकता हूं ऐसे ही। यहां मैं 1 लिखूंगा, यहां 6 लिखूंगा, यहां 15, यहां क्या लिखूंगा 20 15 6 और 1। कितने फिनोटाइप आ रहे हैं, 7 फिनोटाइप आ रहे हैं, आप देख सकते हो ये। ठीक है, ये क्वेश्चन उसी पर दिया हुआ है, अगर करना चाहो तो कर लेना। ये क्वेश्चन उस पर दिया हुआ है, करना चाहो कर लेना, जल्दी बोलो। ठीक है, प्रज्वल चौरसिया घर को चला जा, तो फिर मैसेज कर रहा है, कितनी बार समझाई देखो। हाँ ठीक है, नेक्स्ट अगला आगे चल रहे हैं बेटा, नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन कर सकते हो, कर लेना जिसको समझ आए। मैं चाह रहा हूं कि खुद से करो ये, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व करूंगा, खुद से करो भैया। हाँ ठीक है, आंसर बता देता हूं इसका पर मैं। हाइट दे रखिए 15, इसकी हाइट दे रखिए 15 सेंटीमीटर, ईच जीन 5 सेंटीमीटर। इसकी हाइट पूछी है, इसकी पूछी हुई है। इसमें 0 डोमिनेंट है तो 15 है, इसमें कितनी डोमिनेंट है 3, 15 और ऐड कर दो 30 आएगा ये। और इसमें कितनी डोमिनेंट है 6, 45। देखो आंसर सॉल्व करके आएगा आपका। हाँ करके देखना, बन जाएगा तो अच्छा है। 105 कहां से हो गया? ठीक है, जिसको बन जाए ठीक है, छोड़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इसके आगे पढ़ाने जा रहा हूं, सुन लो ध्यान से। मैं इसके आगे बेटा कुछ टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, वो सुन लो ध्यान से। मैं आपको कुछ इनहेरिटेंस के नाम बता रहा हूं, आपको सिर्फ उतना ही करना है, फिर मैं उन्हें समझाऊंगा क्लास के लास्ट में। पहले मैं क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ाने वाला हूं, समझाऊंगा क्लास के लास्ट में। पहले जरा सुन लो ध्यान से, आपको क्या करना है। देखो आपने जो पढ़ा उसको यहां याद करना है, ध्यान से सुनना। आपने जो पढ़ा वो यहां याद करना है। आपने ये टेबल याद करके चले जाओ, इससे क्वेश्चन बन जाएगा 100%। देखो आपने याद करना है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, उसकी रेशियो ये है। ठीक है, ये क्या है, 2 रेशियोज हैं। एक ये वाली है, ये 3 जीन लोकाई की है,
देख रहे हो इसके एग्जांपल क्या है? स्किन कलर, वीट का कर्नल कलर, हाइट, ह्यूमन के आईक्यू और मिल्क प्रोडक्शन एनिमल में। ये सब एग्जांपल है पॉलीजेनिक के। समझो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन क्या आएगा, आपको इंटरेक्शन का नाम पता होना चाहिए, उनकी रेशियो पता होनी चाहिए, उनके एग्जांपल पता होने चाहिए। क्वेश्चन यही आते हैं हमेशा, लेकिन अगर आपको समझना है मैं समझा दूंगा, लेकिन आपको सिर्फ इनके क्या पता होने चाहिए, नाम, इनके रेशियोज और एग्जांपल। और पॉलीजेनिक की थोड़ी बहुत डिटेल की क्वांटिटेटिव है, इतना पता हो सकता है? बता दो जल्दी जल्दी बोलो बेटा। बेटा ह्यूमन आईक्यू जो होती है वो पॉलीजेनिक है, मतलब जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगी उतना ज्यादा आईक्यू होगा। पर फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, आप में से सबकी इतनी आईक्यू होती है कि आप नीट क्वालीफाई कर सके। नीट क्वालीफाई करने के लिए आईक्यू से ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। जो बच्चे एफर्ट करते हैं, लगातार एफर्ट, उनका होता है सिलेक्शन। क्लियर है बेटा? आईक्यू से ज्यादा मेहनत। ठीक है, सेकंड देखो बेटा, हमारे पास एक टर्म होती है एपिस्टैटिस, में समझाऊंगा उसको। उसकी तीन टाइप होती है, डोमिनेंट, रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव। रेशियो देखो क्या आएगी, इनका सबका सम 16 आएगा। ध्यान से सुनना बेटा, इन सबका सम 16 आएगा। और आनी क्या चाहिए थी? 9:3:3:1, लेकिन ये सब रेशियोज आ रही हैं। आप देख लो, ये अलग अलग रेशियोज हैं और इनके एग्जांपल हैं। जैसे कुकरबिता पीपो, किसका नाम है बेटा? कुकरबिता पीपो है खीरे का नाम। खीरा जो होता है ना, कुकुम्बर, उसका नाम है। कुकुम्बर का फ्रूट कलर, तो वो ये कैरेक्टर है जिसमें आ जाएगा ये। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने समझाया भी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि नीट में अगर क्वेश्चन आया भी तो सिर्फ क्या आएगा? इंटरेक्शन का नाम, रेशियो, एग्जांपल। मैं पहले इसको आपको लिख रहा हूं रेशियोज, आपने क्या याद करना है वो बता रहा हूं मैं। मेरी बात सुनो ध्यान से, बिल्कुल फोकस। क्या याद करना है वो बता रहा हूं, फिर मैं समझा दूंगा। नहीं आया तो समझने पे ज्यादा जोर देने से बढ़िया ये टेबल करके जानिए, क्योंकि इसके बाहर 15 साल में एक क्वेश्चन आया था सिर्फ ये वाला, और आया भी नहीं क्वेश्चन इस टॉपिक से। तो आपको सिर्फ रेशियो एग्जांपल पूछता है, तो मैं वो लिख रहा हूं, आप देख लो बस ध्यान से। ये माइस का कोट कलर, माइस मतलब चूहा, उसके स्किन का कलर, और अनियन का बल्ब कलर। डोमिनेंट रिसेस इसका आ जाएगा बेटा हमारे पास प्लूमेज होता है मुर्गे का स्किन कलर। आपने देखा दो कलर के होते हैं, प्लूमेज कलर इन पोल्ट्री। ठीक है, मैं समझाऊंगा इसको, पहले समझ लो सिर्फ मैं क्या कह रहा हूं बेटा। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ पहले इनको, इनके देखो क्या आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डोमिनेंट एपिस्टैटिस, ये रेशियो पूछेगा। और इन सबका सम 16 आ रहा है। ये कहीं ना कहीं मेंडल की उस रेशियो के डेविएशंस हैं जो 9:3:3:1 थी। ये आपके सामने है। और देखो जरा, कॉम्प्लीमेंट्री जीन 9:7, इसका भी सम 16 आ रहा है। इसमें आ जाएगा मेरे पास फ्लावर कलर इन स्वीट पी। दो बच्चे बात मानेंगे, उसको समझ आएगा कि मैं एक्जेक्टली वो बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या आएगा इसका? सप्लीमेंट्री जीन 9:3:4, रेशियो सेम है पिछले वाले से एक से, पर एग्जांपल अलग है। लैब, लैब एक दाल होती है बेटा। लैब, लैब क्या होती है? पल्सेस होती है। पल्सेस में आता है उसका कलर, दाल का कलर होता है उस पे। डुप्लीकेट जीन 15:1, इसके तो एग्जांपल भी नहीं करने। 9:6:1, सिर्फ इसके क्या करनी है? रेशियो याद करनी है। चाहो तो लिख सकते हो, कैप्सूला करके मैं लिखवा दूंगा, पर नहीं करना आपने। आपने सिर्फ क्या करनी है? इसकी रेशियो याद करनी है। तो आपको मैंने क्या बताया? मैंने बताया देखो भाई, मेंडल ने जो काम किया था वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। ध्यान से सुनिए बेटा, मेंडल ने जो काम किया था वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, जिसकी रेशियो 9:3:3:1 आई। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मेंडल के काम की डेविएशन है। डेविएशन मतलब अलग चला गया। उसकी कुछ रेशियो आई, हमने दो रेशियो देखी उसकी, 2 जीन लोकाई और 3 जीन लोकाई वाली। बाकी कुछ ऐसे इंटरेक्शंस हैं जिनकी रेशियो 2 जीन लोकाई वाली ही है, और पर वो 9:3:3:1 नहीं आई, और उसके अपने एक एग्जांपल है। तो उन इंटरेक्शन के हमने नाम रखे हुए हैं। जैसे एक नाम रखा हुआ है हमने एपिस्टैटिस, ऐसे मैंने एक नाम रखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, एडिटिव जीन। तो आपने इनके एग्जांपल्स याद करने हैं और आपने एग्जांपल्स और रेशियो याद करनी है। जो बच्चा बहुत ज्यादा समय इन्हें समझने में लगाएगा, क्योंकि होता क्या बेटा, बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंग्स में क्या करते हैं, इसको 2-3 दिन पढ़ाते हैं आराम से। दिक्कत ये है कि इससे प्रीवियस ईयर में गए हम लोग 15 साल में एक क्वेश्चन आया था, डोमिनेंट एपिस्टैटिस का एग्जांपल पूछा था कुकरबिता पीपो। इसके वही 2015 के शायद पेपर में आया था। तो जब भी कभी क्वेश्चन आते भी तो रेशियो और एग्जांपल आता है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग पूछता ही नहीं, क्योंकि पहली बात तो सिलेबस में ही नहीं है आपके। मैं समझा देता हूं आपको, पहले मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा। यहां तक मेरी बात क्लियर होगी? बताओ, जो मैंने बात कन्वे करी वो आपको समझ आ गई? पहले बताओ जल्दी से, बोलो बेटा, जो मैंने बात कन्वे करी वो समझ आ गई? बच्चे मैंने आपको सिर्फ ये बोला रेशियोज याद करनी है आपने। मैं ये समझा दूंगा आपको, लेकिन पहले रेशियोज याद करनी है। ठीक है, हुआ क्या था ये मैं आपको एक्जेक्टली बता दूं कि हमें क्या करना होता है। आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना है, मैं समझा रहा हूं आपको, लेकिन उसका आपके सिग्निफिकेंस कितना ये बताओ। ठीक है, अच्छा मेरा काम ये भी तो आपको सही गाइड करना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ये नहीं है ना कि आपको एक टॉपिक जैसे मैंने पॉलीजेनिक डिटेल पढ़ा दिया, उसमें कितना आएगा मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी पढ़ के देखो क्या सारी लाइन समझ आ रही है, बस बहुत है। ठीक है, आपको रेशियोज एग्जांपल याद करने हैं, बस आगे चल रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो मुझे पढ़ाना आज बहुत जरूरी है, ताकि लिंकेज आपको समझा सकूं कमिंग वीक में। लिंकेज समझाने के लिए मैं क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ाना चाह रहा हूं, और मैं ये चाह रहा हूं कि उसके लिए आप एक बैकग्राउंड बनाएंगे। ठीक है, एक बैकग्राउंड बना रहे हैं आप लोग, ध्यान से सुनो बेटा। बैकग्राउंड क्या है वो सुन लो ध्यान से। चले आगे चले बेटा। ठीक है, अब एकदम चैट रोक के मेरी बात सुनो ध्यान से। हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, ध्यान से सुनो। एक छोटी सी कहानी है यहाँ पे जो बताऊंगा आपको, वो सुनोगे पहले आप मेरी बात, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। देखो हुआ क्या था, कहानी सारी यहां पर है, मतलब हुआ क्या था, अब एक टाइमलाइन बता रहा हूं आपको, उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे हम। 1831 में न्यूक्लियस हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। मैं टाइमलाइन में भी वही लिखता हूं जो एनसीईआरटी के में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। ये सेल वाले चैप्टर में लिखा हुआ बेटा, एकदम फोकस करना मेरी बात पे, आपको सारा समझ आएगा। 1865 में मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ, लेकिन किसी ने ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया, नॉट रिकॉग्नाइज्ड। 1900 में मेंडल के काम की रीडिस्कवरी हुई, और 1902 में एक थ्योरी आती है जिसे हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर वापसी झाकेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे एकदम बेटा, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनना, जो क्योंकि मैं बिना टाइमलाइन की बात नहीं करूंगा, आपको सुनना एकदम समझाने की कोशिश करूंगा क्या हुआ था। देखो अब मेंडल ने अपना काम 1865 में पब्लिश किया था, पर मेंडल के काम को रिकॉग्निशन नहीं मिली। इसके लिए हम कुछ कारण बताते हैं, और वही कारण था इस थ्योरी के आने का, जिसे हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। देखो बैकग्राउंड कैसे सोच रहा हूं मैं ये कह रहा हूं बेटा कि मेंडल ने अपना काम 1865 1865 में पब्लिश किया,
मेंडल के काम को रिकॉग्निशन ना मिलने के मुख्य कारण, सबसे पहला कारण यह है कि उनका काम वाइडली पब्लिश नहीं हुआ। जैसे क्या होता है, मान लो मैंने बहुत अच्छा काम किया, अगर मैं उसको 10 न्यूज़पेपर में पब्लिश कर रहा हूं तो लोगों को पता चलेगा, पर मेंडल ने जहां अपना काम शो किया था, जिस साइंटिफिक सोसाइटी में शो किया था, वो बहुत बड़ी नहीं थी, तो उनको उतने लोग जानते भी नहीं थे, साइंटिस्ट जानते भी नहीं थे, उन्होंने पहले कुछ काम किया भी नहीं था मेंडल ने, तो मेंडल का काम बहुत ज्यादा पब्लिश नहीं हुआ, इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। देखो, काम को पहचान ना मिलने का पहला कारण है कि उनका काम बहुत ज्यादा पब्लिश नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। दूसरी बात, मेंडल ने यह कहा था कि जो उनके फैक्टर है, जैसे एक फैक्टर कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, वो एक डिस्क्रीट यूनिट है। डिस्क्रीट यूनिट का मतलब होता है वो अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखता है। समझना ध्यान से, मेंडल ने कहा था कि मेरे जो फैक्टर हैं वो कभी मिक्स नहीं होते। मिक्स ना होने का मतलब मेरे पास या तो टॉल मिलेगा या डॉर्फ मिलेगा, बीच का कुछ मिलेगा नहीं। सबसे पहला कारण तो हमने कहा, देखो मेंडल के काम के ना दिखने का, ना रिकॉग्नाइज होने का सबसे पहला कारण हमने क्या बोला? हमने कहा देखो भाई, मेंडल का काम उतना पब्लिश नहीं हुआ था। दूसरा, मेंडल ने क्या बोला था बेटा, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहता हूं, अगर आपको याद आए, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको यही चीज बताई थी कि मेंडल को फैक्टर दिखते थे, मेंडल को ऐसे फैक्टर दिखते थे। याद करो, मैंने कहा था मेंडल को ऐसे फैक्टर दिखते थे, तो वो जब इसमें आते थे टॉल में, तो वो जो फैक्टर थे, इसको समझेंगे हम लोग, हमारे पास ये फैक्टर दिखते थे, तो ये मैंने क्या लिखा, टॉल। तो मेंडल को जो फैक्टर दिखते थे वो ऐसे दिखते थे, आप देख सकते हो, ये रे फैक्टर, तो ये टॉल है बेटा, फैक्टर दिखते थे, आप देख रहे हो, ये टॉल है, ये डॉर्फ है और ये टॉल है, तो मेंडल को फैक्टर दिखते थे। मेंडल के जो फैक्टर थे, मेंडल ने कहा था ये मिक्स नहीं होते, डिस्क्रीट यूनिट है, और उनके अकॉर्डिंग ये था कि यार ये फैक्टर मिक्स नहीं होती, अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखती है, तो ट्रेट या तो टॉल मिलेगी या डॉर्फ मिलेगी, बीच का कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन नेचर में अगर आप ध्यान से देखो, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने एग्री नहीं किया, उन्होंने माना नहीं कि फैक्टर जो ऐसा कुछ होता है डिस्क्रीट यूनिट, क्योंकि नेचर में मुझे ऐसी वेरिएशन मिलती है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए हाइट ही ले लो, क्या ऐसा मुझे कोई मिलता है कि बिल्कुल लंबी हाइट का पर्सन है, छोटी हाइट का पर्सन है? हमें कॉन्टिन्यूस वेरिएशन मिलती है। कॉन्टिन्यूस वेरिएशन मतलब मान लो हमें कोई 5 फीट का मिलेगा, कोई 5 फीट 1 इंच का मिलेगा पर्सन, कोई देख लो, इस तरह की वेरिएशन मिलती है, जिसे हम कॉन्टिन्यूस वेरिएशन कहते हैं। 5 फीट, 5.1 फीट, फिर हमने लिखा 5.3 फीट। तो हम आपको यह समझा रहे हैं बेटा कि मेंडल के काम की कुछ लिमिटेशन थी। पहला यह था कि मेंडल का काम उतना पब्लिश नहीं हुआ। दूसरा लिमिटेशन यह था कि मेंडल ने क्या बोला था, डिस्क्रीट यूनिट की बात करी थी, फैक्टर को एक डिस्क्रीट यूनिट बोला था, डिस्क्रीट यूनिट, कहा कि यार वो फैक्टर अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखता है और उसकी वजह से ट्रेट या तो टॉल होगी या डॉर्फ, बीच का कुछ नहीं आएगा। लेकिन जो उस समय के साइंटिस्ट थे वो कहते थे यार देखो, कैरेक्टर ऐसे भी तो होते हैं कि टॉल डॉर्फ के बीच में कुछ होता ही है, बहुत सारे कैरेक्टर्स में होता है। ह्यूमन की हाइट ही देख लो, ह्यूमन का स्किन कलर देख लो, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जिनमें कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होती है। देखो, वेरिएशन दो तरह की हो सकती है, डिसकंटीन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का मतलब हुआ एक की हाइट 5 फुट, एक की 5.1, 5.5, 5.6 ऐसे करके हाइट है, तो ये जो वेरिएशन होती है इसे कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का मतलब होता है एक रेंज मिलना। तो मेंडल इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, मेंडल तो कह रहे थे फैक्टर मिक्स नहीं होते, तो उन्होंने एग्री नहीं किया। तीसरी चीज, मेंडल ने मैथ और स्टैट्स यूज किया था, जो उस समय के बहुत सारे साइंटिस्ट को पसंद नहीं आया, मतलब उन्होंने कहा यार बड़ी मैथ से कैसे बायो एक्सप्लेन कर रहा है। चौथी चीज, मेंडल ने फैक्टर की बात की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, मेंडल ने फैक्टर की बात की थी, और मेंडल के समय तक न्यूक्लियस डिस्कवर था लेकिन क्रोमोसोम डिस्कवर नहीं था। जब मेंडल ने अपना काम किया था बेटा, एक्सप्लेन किया था, तब उस वक्त क्रोमोसोम डिस्कवर नहीं थे, तो मेंडल को पता नहीं था कि फैक्टर है कहां एग्जैक्टली, मतलब उनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं पता था। मैं कहता हूं मेंडल ने कहा, मान लो कि देखो फैक्टर होते हैं, मैं पूछ रहा हूं कहां होते हैं, पता ही नहीं मेंडल को। मेंडल ने तो सिर्फ अज्यूम किया है कि फैक्टर जैसी कोई चीज न्यूक्लियस में होती है, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि फैक्टर्स की लोकेशन क्या है, क्योंकि उस समय क्रोमोसोम डिस्कवर नहीं थे। तो मैं अपनी बात को एक बार एक समरी की फॉर्म में बताता हूं। मेंडल के काम की 4 लिमिटेशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली लिमिटेशन ये है, या काम ना पब्लिश मतलब उतना फेमस ना होने के 4 मुख्य कारण है। पहला कारण ये है कि मेंडल का काम पब्लिश नहीं हुआ, इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। दूसरा, मेंडल ने फैक्टर को बोला था एज अ डिस्क्रीट यूनिट। ठीक है, मेंडल बात करते थे डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन की, या तो पूरा टॉल या पूरा शॉर्ट, बीच की कोई रेंज नहीं, पर नेचर में ऐसा वेरिएशन मिलती है, इसलिए रिजेक्ट करा साइंटिस्ट ने। तीसरा, मेंडल ने मैथ्स और मतलब स्टैट्स यूज किया था, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस बात को एग्री नहीं किया कि इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। चौथा, मेंडल के ने जो फैक्टर दिए थे उनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं था। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई, आपसे मैं कहता हूं कि देखो, आप कहते हो कि सर ये पेन है, मैं कहता हूं कहां है, आप कहते हो टेबल पे रखा है मेरी, तो उसकी फिजिकल प्रेजेंस है ना, टेबल कहां, टेबल बता रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं पेन है, लिखा जाता है, मैं आपसे पूछूं कहां है, आपको पता ही नहीं कहां है। तो मेंडल को सर क्रोमोसोम तो डिस्कवर थे नहीं, क्रोमोसोम डिस्कवर हुए 1880 में, और फिर मियोसिस, माइटोसिस 1900 तक पूरी डिटेल आ गई, पर मेंडल तो जब तक अपना काम पब्लिश कर चुके थे, तो मेंडल को पता भी नहीं था। तो मेंडल के काम का सबसे मुख्य ड्रॉबैक, जिसे मैं ड्रॉबैक कह सकता हूं, कि उनको फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नहीं पता था। फिजिकल बेसिस का मतलब उनको कह तो रहे हैं फैक्टर है, पर फैक्टर है कहां ये पता ही नहीं था, जिसे हम कहते हैं कि मेंडल वर्क लैक फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसीलिए हमें एक थ्योरी देनी पड़ी जिसमें हमने बताया कि मेंडल के फैक्टर क्रोमोसोम पर हैं। ये बात हमने इस थ्योरी में बताई, और ये थ्योरी भी तब आई है जब मेंडल के काम की रीडिस्कवरी हो गई और हमें मियोसिस वगैरह के बारे में जानकारी हो गई, तब हमने कहा कि हां भाई, मेंडल के फैक्टर क्रोमोसोम पे होते थे। इतनी बात समझ में आई तो मैं अब आगे चलूंगा, इस बात को लिखूंगा भी, समझाऊंगा और प्रॉपर्ली। ये बात क्लियर हुई है? थोड़ी सी बता दो एक बार मैसेज में। क्लियर? बोलो जल्दी बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई? जल्दी बताओ। मतलब अब हम जो चीज पढ़ रहे हैं, मेंडल के फैक्टर के फिजिकल प्रेजेंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्रोमोसोम पे होते हैं। यार बहुत जानना करके रिपीट करवा रहे तुम, बहुत गलत बात है यार। कहानी से सुना दिया, याद कर लो। कह रहा हूं कि मेंडल के मैं लिख देता हूं, आपको याद हो जाएगा। देखो, मेंडल के काम की क्या लिमिटेशन रही। सबसे पहला, फर्स्ट, मेंडल्स वर्क वाज नॉट पब्लिश्ड। ठीक है, मेंडल का काम हमारे पास पब्लिश्ड नहीं हुआ। मेंडल का काम हमारे पास क्या हुआ? पब्लिश नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर? हाँ, मेंडल का काम हमारे पास क्या हुआ? पब्लिश नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर? सही है। ठीक है, तो मेंडल का काम हमारे पास क्या हुआ? पब्लिश नहीं हुआ। व्हाट वाज नॉट पब्लिश्ड? मेंडल का काम हमारे पास पब्लिश नहीं हुआ, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ? मेंडल ने, अरे लिख तो दो बेटा, मेंडल टॉक अबाउट डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। उसको क्या बोला उन्होंने? फैक्टर बोला। ठीक है, क्या बोला हमने उसको? क्या बोला? फैक्टर बोला। ठीक है, तो मेंडल टॉक अबाउट डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, है ना, डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। तो मेंडल ने डिस्क्रीट यूनिट की बात की, जिसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, बट मेनी साइंटिस्ट या मेनी वर्कर नॉट एग्री। उन्होंने कहा विद दिस डिस्क्रीट यूनिट नॉट ब्लेंड, ऐसी बात करी थी उसने, नॉट डिस्क्रीट यूनिट एज इन नेचर
क्या दिखती है? कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। ये पूछ सकता है कि क्या कारण है, क्यों रिजेक्ट किया? कॉन्टिन्यूस वेरिएशन की वजह से। तीसरा, मेंडल ने बेटा मैथ्स यूज किया था, यूज मैथमेटिक्स, जो उस वक्त अच्छा नहीं लगा लोगों को, और उस टाइम बेटा 1859 में डार्विन की बुक आ गई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। दुनिया रॉक थी एकदम उससे कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में क्या। ठीक है, क्लियर? नॉट वाइडली पब्लिश लिख दो यार, हमारी उतनी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। हाँ, यूज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक, है ना। फोर्थ, ध्यान से सुनना, मेंडल नॉट एबल टू एक्सप्लेन फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रेजेंस ऑफ फैक्टर कहां, ये नहीं बता पाए, इसीलिए हमारे पास क्या आई? क्रोमोसोमल थ्योरी आई। क्लियर? हाँ, डार्विन तो बिल्कुल बेटा, असल में क्या, अगर आपको एक चीज याद है, आपको ये कौन सी सेंचुरी लिखूंगा मैं? अगर डार्विन लिख रहा हूं 1859, तो 19th सेंचुरी हो गई ना। अब आप याद करो, आपका लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर था क्लास 11 के, उसके स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है ना? उसके स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ बेटा? एक साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ, अर्नस्ट मेयर डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इसका मतलब उन्होंने कब काम किया? 1900 कुछ में काम किया। याद आया? ठीक है, क्लियर, सही है, आगे आ जाओ। अब इसके बाद हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी आई। ध्यान से सुनो बेटा, हाँ ध्यान से सुनना, क्लियर? फिर देखो जरा, ध्यान से सुनो। अब इसके बाद हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी आई। देखो क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें डेवलपमेंट हुई। देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी आने के लिए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट 1900 तक, डी वेरिस, टेस्मार्क, देखो डी वेरिस, टेस्मार्क, कॉरेंस, इन्होंने, समझना इस बात को, डी वेरिस, टेस्मार्क, कॉरेंस, ये हमारे पास मतलब तीन साइंटिस्ट हैं। डी वेरिस, टेस्मार्क और कार्ल कॉरेंस, ये हमारे पास तीन साइंटिस्ट हैं। ये तीन साइंटिस्ट जो है बेटा हमारे पास, ये तीन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मेंडल के काम की रीडिस्कवरी करी। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये तीन, अब मैं क्रोमोसोमल, ध्यान से सुनो बेटा, मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, आपको फोकस करना है 2 मिनट मेरी बात पे फिर से, बिल्कुल बेटा, क्लियर? सुनो ध्यान से, 2 मिनट सुनो के फोकस करोगे तो अच्छा मजा आएगा। देखो अब क्या हुआ, आप सुनो ध्यान से। हमारे पास 1900 में डी वेरिस, टेस्मार्क और कार्ल कॉरेंस तीन साइंटिस्ट थे। तीनों साइंटिस्ट ने, डी वेरिस, कार्ल कॉरेंस और टेस्मार्क, तीन साइंटिस्ट हैं हमारे पास। तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया था? मेंडल के काम को डिस्कवर कर दिया था, रीडिस्कवरी हो गई थी 1900 में। अब हुआ ये था बेटा, 1901 तक भी हमारे पास क्रोमोसोम की डिटेल, क्रोमोसोम, देखो क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सटन एंड बोवेरी। सटन एंड बोवेरी ने क्या किया था? एक कलर बॉडी को ऑब्जर्व किया था, जिसका नाम क्रोमोसोम था, उसको ऑब्जर्व कर लिया था न्यूक्लियस में। देखो टाइम ऐसे आया कि 1900 में एक तरफ तो मेंडल के काम की डिस्कवरी हुई, दूसरी तरफ एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सटन एंड बोवेरी, उन्होंने गैमेटोजेनेसिस पर काम कर लिया और साथ में कलर स्ट्रक्चर देख लिया न्यूक्लियस के अंदर, जो माइटोसिस में डबल हो रहा है, फिर हाफ हो रहा है, मियोसिस में हाफ हो रहा है, उसका बिहेवियर भी पढ़ा। उनको समझ आया कि जो मेंडल का फैक्टर है और क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो एक जैसा है। अब समझो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सटन एंड बोवेरी ने ऑब्जर्व किया कलर बॉडी जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, इनसाइड न्यूक्लियस, और उसके बिहेवियर को स्टडी किया उसका बिहेवियर किसमें? बिहेवियर इन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस एंड मियोसिस में बिहेवियर स्टडी किया। तो सटन एंड बोवेरी ने क्या देखा? उन्होंने फैक्टर के बिहेवियर को क्रोमोसोम के बिहेवियर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। देखो कहानी कैसे हुई थी, मेंडल के काम की रीडिस्कवरी हुई, मतलब मेंडल ने जो भी काम किया वो 1900 तक, मुझे 1900 तक पता चल गया। उसी समय सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोम के बिहेवियर को, क्रोमोसोम क्या चीज है? कोई कलर स्ट्रक्चर है जो डबल हो जाता है फिर हाफ हो जाता है, जैसे फैक्टर कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? फैक्टर के बिहेवियर को क्रोमोसोम के बिहेवियर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैं एक एग्जांपल क्लास में देता हूं इस टॉपिक में, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो मान लो, ध्यान से सुनना इस बात को, मान लो आप एक पर्सन ए है, ठीक है, अगेन सुरेश। नाउ सुरेश जो है, ए जो है वो मूव करता है, या सॉरी सुरेश ए कैसे, देखो एक पर्सन, एग्जांपल समझना, मान लो सुरेश है, सुरेश कहां गया? एक जगह से गया है, मान लो यहां कोई जगह है, दिल्ली से, ये दिल्ली क्यों लिखा, कोई जगह ले लेते ए से बी पर गया है, यहां से निकला है वो 7 AM, यहां पहुंच गया 11 AM पहुंच गया, फिर बी से सी पर गया है, ये पहुंच गया वहां पर 2 PM, फिर सी से जगह डी पर गया है, 5 PM तक पहुंच गया। सुरेश की बात कर रहे हैं। एक बस है जो सुबह 7 बजे निकलती है और बी पर पहुंचती है 11 बजे, फिर वो वहां से निकल के 2 बजे सी पर पहुंचती है और वो बस भी डी पर पहुंचती है 5 बजे। तो मैं ये कह सकता हूं ना सुरेश बस में क्या होगा? उसको समझ में क्या कह रहा हूं? एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि फैक्टर जोड़े में होते हैं, यहां पर भी हम कह रहे हैं क्रोमोसोम जोड़े पे होते हैं, पेयर में होते हैं। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि फैक्टर अलग होते हैं, दूसरी तरफ हम यहां देख रहे हैं कि क्रोमोसोम अलग होते हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि फैक्टर क्रोमोसोम पे होगा। जैसे हम ये कह रहे हैं कि भाई जो टाइमिंग सुरेश की आ रही है वही टाइमिंग बस की आ रही है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि फैक्टर क्रोमोसोम पे होते हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी इन शॉर्ट ये एक्सप्लेन कर गई कि फैक्टर की लोकेशन क्रोमोसोम है, इसीलिए जो बिहेवियर फैक्टर का है वही बिहेवियर क्रोमोसोम का है। और एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया है, दे ट्राई टू एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ फैक्टर विद द हेल्प ऑफ बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इन माइटोसिस एंड मियोसिस। और इससे प्रूव हो गया कि फैक्टर इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। कुछ समझ आया कि ऊपर से गया? सुरेश करने क्या गया था, उससे तुम्हें क्या करना है? Hence proof Suresh is a bus conductor. Very good. शाबाश। बोलो जल्दी। अरे लिख दूंगा यार, लिख दूंगा। कुछ कह रहे हैं लिख दीजिए सर, लिख दूंगा, पहले समझ तो लो। मेंडल ने लिखा ही तो था, समझा नहीं पाया, वाइडली पब्लिश नहीं हुआ, तभी तो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। मुझे समझा लेने तो, लिख तो मैं दूंगा ही। Hence proof Suresh is OP। देखो क्वेश्चन नीट में क्या आ सकता है? विच थ्योरी प्रूफ फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस? क्रोमोसोमल थ्योरी। आया समझ? समझ आया बेटा? जल्दी बताओ। अरे आगे आगे बताओ, मेरी बात समझो ध्यान से। देखो क्या कहानी कैसे स्टार्ट हुई थी। असल में क्या हुआ था, 1880 के आसपास गैमेटोजेनेसिस की डिस्कवरी हुई है, मियोसिस वगैरह सब पता चल गया मुझे 1900 तक। तब हम कर पाए फैक्टर्स की प्रेजेंस का, नहीं तो पता नहीं चलता। ठीक है, क्लियर? अब मैं थक गया हूं, मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, हाँ मैं इसको इतना ही पढ़ूंगा, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मैं इसे लिखूंगा, आपको लिख देता हूं, चाहो तो आप, है ना, हम लिख सकते हैं क्या क्या बात लिख रहे हैं। देखो सटन एंड बोवेरी, मैं लिख देता हूं, सटन एंड बोवेरी एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ फैक्टर। ये चीज करनी है आपने, बिहेवियर ऑफ फैक्टर विद द हेल्प ऑफ
हेल्प ऑफ बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इन किसमें? बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इन माइटोसिस एंड मियोसिस। अच्छा, एक चीज और लिखी हुई है, ध्यान सुनो बेटा। हमारे पास, मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार एनसीईआरटी में पता करें कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्चुअल में किसने प्रपोज करी थी। दोनों का नाम है, लेकिन एक सिंगल साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है। दूसरा, किसने इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था। असल में क्या हुआ, जैसे ये पता चल गया ना कि फैक्टर क्रोमोसोम में है। देखो मेरी कहानी का कैसे स्टार्ट हो रही है। पहले तो हमें ये नहीं पता था फैक्टर कहां है, फिर हमें ये पता चला फैक्टर क्रोमोसोम पे, मतलब बस में सुरेश है। फिर पता ये चला सिर्फ सुरेश नहीं है, महेश, रमेश और दिनेश भी है, मतलब क्या है, और जीन भी है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पहले तो मुझे ये पता चला कि फैक्टर क्रोमोसोम पर है, ये पता चला। बाद में ये भी पता चला कि और भी फैक्टर है। आप देख रहे हो, और भी फैक्टर है, सिर्फ अकेला ये नहीं है, ये भी है। तो ये एक नई चीज पता चली। जब एक से ज्यादा फैक्टर या एक से ज्यादा आदमी बस में होंगे तो फिर क्या होगा, उसे लिंकेज कहेंगे। तो लिंकेज पे काम किसने किया? टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। उसने फिर नई चीज, नई कहानी स्टार्ट करी कि यार ये साथ में है तो क्या करेंगे। ऐसा थोड़ी 3 घंटे मूंगफली खाई उन्होंने, गाने सुने, क्या किया वो देखेंगे। क्लियर? अरे समझ आया? समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? देखो 1865 में मेंडल ने काम खत्म किया, तब तक दूसरी चीजें चली। 1900 में फिर 3 आ गए, मेंडल के काम को रिडिस्कवर किया। फिर हमने बता दिया फैक्टर क्रोमोसोम पे है। जब हमने बता दिया तो हमने ये भी बताया एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो जब इतने सारे फैक्टर क्रोमोसोम पे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसे लिंकेज कहते हैं। उस पर काम किसने किया? थॉमस हंट मॉर्गन। उसके काम पे जाएंगे, लिंकेज क्या होता है उसको समझना। क्लियर है? कहानी समझ में थोड़ी सी लग रहा है ना, हमें कुछ ऐसा जानना यार। क्रोमोसोम तो हमने फिक्स कर लिया, पर वो अकेले नहीं है। अगर अकेले होते, मतलब इस वाले पर अलग अलग होता, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए बहुत सही, इसी के साथ आप लोग कल टेस्ट देंगे, इसलिए हम आपको जल्दी छोड़ रहे हैं, 5-7 मिनट पहले छोड़ रहे हैं, मतलब नॉर्मल टाइम से। नॉर्मली तो हम थोड़ा पढ़ा दिया हो रहा है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं आप सारा रिवाइज करके मंगलवार को, ट्यूसडे को मिलेंगे। उससे पहले आपको सेल साइकिल के असाइनमेंट मिल जाएंगे, और साथ के साथ बेटा आपको प्लांट किंगडम के भी नोट्स और असाइनमेंट देने की कोशिश की जाएगी। और मैंने 5 जून का आपको टारगेट और एक निर्देश दिया है, जो बच्चे कर पाएंगे अच्छा है, कर लो। साथ के साथ साथ चलोगे तो अच्छा है बेटा, मतलब 22 में होगा, और पीछे रहोगे तो 23 भी जा सकता है। मेहनत करनी है, मुझे उम्मीद है आप लोग करके दोगे मुझे, क्योंकि मैं आपके साथ लगा हूं। मैंने एनसीईआरटी वाला भी दिया, सारा चीज देंगे। आज इस एनसीईआरटी का पार्ट 2 भी दे देंगे आपको, ठीक है बेटा? एनसीईआरटी का पार्ट 2 मिल जाएगा आपको, ठीक? कल करा दूं उसको अपलोड, आज ही करा दूं? कल करा देंगे, कल वाली आपको संडे वाले में अपलोड करा देंगे, ठीक है? डन, सही, बहुत ही सही, ठीक है। और बेटा लक्ष्य बैच वाले बच्चे, मुझे मतलब ऐसी उम्मीद है कि अब उस कल के बाद से काफी ज्यादा फोकस हो गए होंगे। मैंने जो बातें बताई, डरना जरूरी है पढ़ाई करने के लिए, है ना? थोड़ा सा घबराओ कि हमें मेहनत करनी है, ठीक है? क्लियर? चलो बेटा, बाय। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज पढ़ाई करें, 2 दिन का गैप है, मैं 2 दिन बाद मिलूंगा आपसे, है ना? उसके बीच में लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता रहूंगा, ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।